सभी को सुबह का नमस्कार। और मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नावली लेकर आती हूँ। और जो हमारी यह प्रश्नावली है ये यूपीएचएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही है। शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। पहला प्रश्न है, दुनिया का अनमोल रतन कहानी में प्रेमचंद ने अनमोल रतन किसे माना है और इसके पीछे उनका क्या दार्शनिक दृष्टिकोण है। आप जानते हैं कि प्रेमचंद का जो कहानी का संग्रह है वो किस नाम से है। तो बात करते हैं प्रेमचंद के कहानी संग्रह की। तो इन्होंने अपना कहानी संग्रह किस नाम से है, इनकी कहानी संग्रह मानसरोवर नाम से। अब आपको यह बताना है कि मानसरोवर के कितने भाग हैं जो प्रकाशित हुए हैं, कितने भाग हैं जो प्रकाशित हुए हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उनके अंतर्गत उनकी जो पहली कहानी है दुनिया का अनमोल रतन, इसके अंतर्गत जो दार्शनिक दृष्टिकोण है उसके को ध्यान में रखते हुए कौन सा वह अनमोल रतन है जिसे यहाँ पर दिलफिगार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रेमी के आंसू को, सती की चिता की राख को, देश की रक्षा में गिरा खून का आखिरी कतरा, वफादार सिपाही की तलवार। तो दिलफिगार जो तीसरी चीज ढूंढ कर लाता है जो एक अनमोल रतन के रूप में साबित होता है वह क्या है, देश की रक्षा में गिरा खून का आखिरी कतरा। ठीक है, इसी के साथ जब मैंने आपसे प्रश्न पूछा प्रेमचंद की कहानी संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुए हैं, आपको यह बताना है कि वह कौन सी कहानी संग्रह है जिसको अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। साथ ही उनकी अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है, यह भी आपको उत्तर देना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परिंदे कहानी के आधार पर लतिका की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताइए कि निर्मल वर्मा ने स्मृति और अकेलेपन को किस रूप में चित्रित किया। परिंदे कहानी किसकी है, निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। अब इसमें परिंदे कहानी के आधार पर इसमें जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है लतिका, जो वार्डन का काम करती है। मानसिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह बताना है कि निर्मल वर्मा ने स्मृति और अकेलेपन को किस रूप में चित्रित किया है, क्योंकि लेखक लिख रहा है लेकिन पात्र है लतिका। विकल्प है भविष्य की आशा के रूप में, अतीत से मुक्ति के संघर्ष के रूप में, सामाजिक बहिष्कार के रूप में, केवल एक प्रेम त्रिकोण के रूप में। तो आप सभी ने अगर परिंदे कहानी पढ़ी है तो पता है कि लतिका अपने पूर्व प्रेमी की यादों में खोई रहती है, लेकिन यहाँ जो उनका स्मृति और अकेलेपन को चित्रित करने का केंद्र रहा वह रहा अतीत से मुक्ति के संघर्ष के रूप में। यानी कि वह हर बार कोशिश करती है कि अतीत के जो संघर्ष है उनसे वह मुक्ति पा सके। कौन, लतिका। राही कहानी किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। राही कहानी में जेल के भीतर के संवादों के माध्यम से लेखिका ने राष्ट्रवाद और गरीबी के अंतर संबंधों पर क्या टिप्पणी की। राष्ट्रवाद गरीबी का समाधान है, भूख के सामने सिद्धांत गौण हो जाते हैं, चोरी करना राष्ट्रद्रोह है या जेल जीवन का आनंद है। जो लेखिका है उन्होंने एक ऐसे पात्र को लिया है जो जेल में अपना जीवन काट रही है और उसके बाद उसके आधार पर एक कहानी लिखी है। वो राही कहानी, जो ये राही है उसको किस लिए सजा होती है ये भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हमारा उत्तर होगा उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी छोटी सी चीज पर उसको क्या जेल की हवा खानी पड़ती है, जेल में रहना पड़ता है। राष्ट्रवाद गरीबी का समाधान है, नहीं, राष्ट्रवाद तो बड़ी बात है। भूख के सामने सिद्धांत गौण हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। भूख के सामने, क्योंकि ये भूख के कारण अनाज चुरा लेती है ताकि ये घर पर जाकर उससे खाना बना सके, और अनाज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं चुराती है, लगभग 3-4 किलो के आसपास ये अनाज चुराती है। तो भूख के सामने सिद्धांत गौण हो जाते हैं, यही बात सुभद्रा कुमारी चौहान ने राही कहानी में जेल के भीतर के संवादों के माध्यम से लेखिका और राष्ट्रवाद के माध्यम से राष्ट्रवाद और गरीबी के अंतर संबंधों पर टिप्पणी की है। क्या, भूख के सामने सिद्धांत गौण हो जाते हैं। ठीक है, गैंग्रीन का दूसरा नाम क्या है, ये आगे की कहानी है। अज्ञे ने गैंग्रीन नाम से कहानी लिखी थी। गैंग्रीन एक बीमारी है, इसका दूसरा नाम क्या दिया था, रोज। तो कई बार प्रश्न ये भी बन जाता है कि रोज कहानी का दूसरा नाम क्या है या गैंग्रीन कहानी का दूसरा नाम क्या है, और जब हमारा पाठ्यक्रम है उसमें गैंग्रीन शब्द ही प्रयोग किया गया है। तो गैंग्रीन कहानी में अज्ञे ने मालती के यांत्रिक जीवन के माध्यम से मध्यम वर्गीय स्त्री की जिस जड़ता को दिखाया उसका मुख्य कारण क्या है।
आप देखेंगे कि मालती नाम का पात्र आपको गैंग्रीन कहानी में दिख रहा है और मालती नाम की पात्र आपको दिखाई देगी गोदान उपन्यास में, डॉक्टर मालती। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं तो गैंग्रीन किसकी कहानी है? अज्ञे की। अब इसकी जो मुख्य पात्र है वो मालती है, दूसरा डॉक्टर है जो इनके पति हैं, और तीसरा जो पात्र है इसमें वो इनका मालती का दूर का भाई है। ठीक है, जो इनसे मिलने पहुंचता है और वह मालती की स्थिति का मूल्यांकन करता है। तो क्या है? पति का व्यवहार, आर्थिक तंगी, परिवेश और समय की एक रसता, संतान का स्वास्थ्य। तो मालती के साथ ना तो आर्थिक स्थिति वाली समस्या थी, ना ही परिवार पति परेशान करता था, लेकिन फिर ऐसी क्या स्थिति थी कि मालती फिर भी अपना एक अजीब से व्यवहार से गुजर रही है, एक अजीब से प्रक्रिया से गुजरती है। तो वो क्या है कि परिवेश और समय की एक रास्ता, उसके जो जीवन में है, उसका जो परिवेश है वो बंधा हुआ है, उससे बाहर वह नहीं जाती है। साथ ही जो जीवन में कोई नयापन नहीं है, बल्कि उसके जीवन में एक रास्ता है कि सुबह उठती है, खाना बनाती है, पति अस्पताल जाता है और टंकी में पानी आने का इंतजार करती है। वही एक दिनचर्या, खाने में क्या बनाना है, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, वही एक दिनचर्या उसकी है। उसकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। वैसे स्थिति में कहा जाता है कि परिवेश और समय की एक रास्ता, उसकी जो मालती है, मालती की जड़ता को इस कहानी के अंतर, गैंग्रीन कहानी के अंतर्गत दिखाया गया। लेकिन कई बार प्रश्न ये बनता है कि गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक बीमारी है। ठीक है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? रस निष्पत्ति का सिद्धांत, यदि हम रस निष्पत्ति की बात करते तो रस निष्पत्ति से पहले हमें यह भी जानना होगा कि रस के प्रवर्तक कौन है। तो रस के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि की जो रस सूत्र रहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति, जो ये सूत्र भरत मुनि के द्वारा दिया गया रस का, इसकी व्याख्या करने के लिए चार भाषा शास्त्रियों ने, काव्य शास्त्रियों ने क्या किया कि अपने रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिया। क्योंकि जब हम बात करते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति की, तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी का तात्पर्य संचारी भाव से है। विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जिसकी निष्पत्ति होती है वह रस है। इस निष्पत्ति शब्द को अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। इसमें चार नाम महत्वपूर्ण आते हैं। एक नाम है जो प्रथम आता है भट्टलोलट का, इनका एक क्रम है वो भी हमें ध्यान रखना है, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। जब हम बात करते हैं भट्टलोलट की, तो उन्होंने सिद्धांत दिया था उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। शंकुक की बात करते हैं, उन्होंने सिद्धांत दिया था अनुमितिवाद। और फिर हम यदि बात करते हैं भट्टनायक की, तो भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद का सिद्धांत दिया और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया रस निष्पत्ति की व्याख्या करते हुए। ठीक है, यहाँ प्रश्न किससे? यहाँ प्रश्न है कि साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया? सॉरी, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? अब आपको पता चल गया होगा किसने दिया है, भट्टनायक ने। इनका बता दिया मैंने, भट्टलोलट ने कौन सा दिया, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक ने दिया अनुमितिवाद, भट्टनायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का अर्थ क्या है? अब जब हम अनुकरण सिद्धांत की बात करते हैं तो अनुकरण सिद्धांत दो लोगों का है, एक दिया गया प्लेटो के द्वारा और दूसरा दिया गया अरस्तु के द्वारा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन्होंने यहाँ शब्दों को लेके थोड़ा सा अनुकरण शब्द की व्याख्या अपने अपने तरीके से की है। प्लेटो कहते हैं कि अनुकरण नकल की नकल करना है, मतलब उसमें त्रियक स्तर पर भी यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जैसा पहले व्यक्ति ने किया वैसे दूसरे ने किया और दूसरे ने किया तो तीसरे ने भी वही किया। तो नकल की नकल प्लेटो कहते हैं अनुकरण को। और जब बात करते हैं हम अरस्तु की, तो अरस्तु कहते हैं उनका तात्पर्य अनुकरण से है पुनः सर्जना करना, अर्थात वो कहते हैं कि जब कोई अनुकरण करता है तो अनुकरण करते हुए वह किसी वस्तु को देखकर उससे कुछ भिन्न सृजित करता है, कुछ नया बनाता है, तो इसीलिए वो अनुकरण को पुनः सृजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पुनः सृजन। नकल हुबहू चित्रण या विरोध नहीं, नकल या हुबहू चित्रण कौन मान रहा है? प्लेटो मान रहे हैं, लेकिन अरस्तु क्या मान रहे हैं? पुनः सृजन। वो कहते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन अवश्य होता है,
इसीलिए नई सृजना होती है, नई रचना की जाती है किसके माध्यम से? अनुकरण के माध्यम से। तो अनुकरण सिद्धांत के विषय में पता चला किसका है? प्लेटो और अरस्तु का। अरस्तु ने इसके अलावा कौन सा सिद्धांत दिया था? विरेचन का सिद्धांत भी अरस्तु ने दिया था। विरेचन का तात्पर्य किससे होता है? विरेचन का तात्पर्य चिकित्सा से होता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास की भाषा को शुक्ल ने क्या कहा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रियप्रवास को, जो लिखा गया था 1914 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1914 ईस्वी में। बहुत बार इसका समय पूछा जाता है। किसकी रचना है? प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी गई खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य से कहा जाता है, क्योंकि इसमें कृष्ण और राधा के रूप में प्रस्तुत न करके लोक सेवक और लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया गया। किसके रूप में प्रस्तुत किया गया? लोक सेवक और लोक सेविका के रूप में। ठीक है, किसने लिखी है? तो ये अब आपको याद रहेगा, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी गई। लेकिन यहाँ प्रश्न थोड़ा सा भिन्न है। क्या है कि यहाँ शुक्ल, इनकी भाषा पर बात की गई और शुक्ल जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है? सुथरी खड़ी बोली, साधु भाषा, वृतांत प्रधान भाषा, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। तो आप देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जब वो कह रहे हैं तो भाषा को शुक्ल ने कहा अयोध्या सिंह उपाध्याय की वृतांत प्रधान भाषा। खड़ी बोली में लिखा गया, लेकिन खड़ी बोली में लिखने के साथ शुक्ल ने जो नामकरण किया वो क्या किया? वृतांत प्रधान भाषा। ठीक है, तो ये याद रहेगा। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के प्रकरण 4 को, किसकी बात कर रहा है? आदिकाल का प्रकरण। क्योंकि जब आप शुक्ल की पुस्तक पढ़ते हैं तो शुक्ल ने अपने जो एक अनुक्रमिका है, पाठ्यसूची है, उसको क्या किया? उसको प्रकरण में विभाजित किया हुआ। पहले कालों में बांटा, काल खंड को फिर प्रकरण में बांटा। तो वहां से प्रश्न हर बार एक न एक बनता है उनकी अनुक्रमिका से। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ प्रश्न क्या है? शुक्ल ने आदिकाल के प्रकरण 4 को क्या शीर्षक दिया है? अपभ्रंश काव्य, वीरगाथा काल, फुटकल रचना या देश भाषा काव्य। ये चारों उन्होंने अपने प्रकरण के अंतर्गत रखे, लेकिन 4 के अंतर्गत किसे रखा? तो याद रखिए, आदिकाल के प्रकरण 4 के अंतर्गत उन्होंने फुटकल रचनाओं को रखा। और इन फुटकल रचनाओं में भी उन्होंने वर्णन किसका किया विस्तार रूप से? अमीर खुसरो और विद्यापति का। किसका किया? अमीर खुसरो और विद्यापति का। ठीक है, देखिए, जब आप बात आती है अनुक्रमिका की तो आपको ध्यान रखना है, एक तो शुक्ल की पुस्तक से मिश्र बंधु, ग्रियर्सन और आपका गणपति चंद्रगुप्त, इन 4 लोगों की पुस्तक की अनुक्रमिका या इनके काल विभाजन के आधार पर अध्यायों का विवरण जो दिया गया है, वहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं। ठीक है, तो ग्रियर्सन के उन्होंने 12 अध्यायों में बांटा, 12वें अध्याय को विविध कहा है। तो ये प्रश्न बनता है कि उन्होंने जो काल विभाजन का वर्णन किया वो किस अध्याय में किया? 11वें अध्याय में किया है। तो इस तरीके से उनका पूछ लिया जाता है कि जो उन्होंने रीति काव्य शब्द प्रयोग किया वो किस अध्याय में किया, किस अध्याय का नामकरण रीति काव्य किया। तो इस तरीके से अनुक्रमिका से प्रश्न बनते हैं, अध्याय के विभाजन से प्रश्न बनते हैं। तो डॉक्टर ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और गणपति चंद्रगुप्त, इनकी पुस्तकों के अंतर्गत मिश्र बंधु विनोद जो पुस्तक है मिश्र बंधुओं की, वहां से आपको उनकी अनुक्रमिका अध्याय विभाजन से प्रश्न देख लेने हैं कि वहां से आपका आने वाला प्रश्न गलत ना हो। क्योंकि हम पुस्तक पढ़ लेते हैं, उससे संबंधित चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन हम पाठ्य सूची को नहीं पढ़ते। वैसे ही जैसे आप लोग जब तैयारी करते हैं तो आप प्रश्न तो याद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप पाठ्यक्रम को देखते नहीं हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाला क्या क्या है। तो वैसे ही यहाँ प्रश्न अनुक्रमिका से बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? इसे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ है कविता के नए प्रतिमान, और आपसे पूछा जाए नई कविता के प्रतिमान, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन बहुत होता है, बहुत भ्रम की स्थिति पैदा होती है। नई कविता के प्रतिमान, अब इसे कैसे याद रखना है? देखिए, जब बात आती है कविता के नए प्रतिमान, यहाँ नए शब्द पीछे चला गया है, तो यहाँ कविता किससे संबंधित है? कवि से। और यहाँ कवि के रूप में नामवर सिंह को जोड़ लीजिए। किसका है? नामवर, कवि का नाम।
ठीक है। तो कविता के नए प्रतिमान, कवि का नाम क्या है? नामवर सिंह। कवि का नाम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको नामवर सिंह नाम याद करना है, कविता के नए प्रतिमान। लेकिन फिर बात आती है नई कविता के प्रतिमान। तो नए, लक्ष्मी, लक्ष्मी को नए से जोड़ लीजिए, नयापन, नया पैसा आता है, नई चीजें आती हैं, तो नए से जोड़ लीजिए लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ एक पुस्तक दी गई है पेरी पोइतिके, पेरी पोइतिके अर्थात काव्य शास्त्र। तो लेकिन आपको जब परीक्षा में प्रश्न आता है काव्य शास्त्र नहीं देता। यहाँ दो पुस्तकें हैं, एक है पेरी इप्सुस और दूसरी है पेरी पोइटेकस। तो ये पुस्तक पोइटेकस जो रचना है वो तो है अरस्तु की, लेकिन जब आपसे पेरी इप्सुस पूछा जाए तब आपको दिक्कत होती है, वह लॉन्जाइनस की है। ठीक है, तो ध्यान रखना है पेरी इप्सुस पूछी जाए तो ये किसकी है? ये लॉन्जाइनस की है, क्योंकि इसमें उदात्तवाद की बात की गई है, उदात्त के सिद्धांत की बात की गई है। लेकिन जब आपसे प्रश्न किया जाए पेरिपोइटिकस, तो इससे संबंधित जो उत्तर होगा वो होगा अरस्तु। क्या होगा? अरस्तु। ये जो अब आप पिछली बार आपने जो अभी हमारी पुनः परीक्षा हो रही है, पिछले साल 2025 में जब यह परीक्षा हुई थी तो ध्यान होगा वहां पेरी इप्सुस से प्रश्न बना था। बहुत लोगों ने यही सोचकर पेरी इप्सुस पेरी पोइकस उन दोनों में अंतर न कर पाने के कारण अरस्तु नाम दिया था। लेकिन याद रखना पेरी इप्सुस लॉन्जाइनस की है, पेरी पोइटिकस ये अरस्तु की है। ठीक है। रेवा तट में पृथ्वीराज चौहान का युद्ध किसके साथ होता है? रेवा तट पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत अध्याय है। रेवा तट में पृथ्वीराज चौहान का युद्ध का वर्णन है। तो वहां पर पृथ्वीराज चौहान का युद्ध किससे होता है? कौन सा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान का? किससे होता है? पहले इस पे बात कर लेते फिर आगे बात करेंगे। कौन से अध्याय में वर्णन है? रेवा तट में। तो किसका होता है? जयचंद का? नहीं, क्योंकि इनका पृथ्वीराज वाला वर्णन यहाँ नहीं है। शाहबुद्दीन गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का। तो याद रखिए यहाँ किसके युद्ध का वर्णन है? शाहबुद्दीन गोरी का। तो आपको याद होगा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का जो 1191 में होने वाला युद्ध है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं, और दूसरा युद्ध है 1192 ईस्वी में, जिसे हम तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। और जयचंद का कन्नौज का युद्ध आता है जो शाहबुद्दीन गोरी के साथ होता है, वो कौन सा है? 1194 में चंदावर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। रेवा तट के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान का युद्ध किससे होता है? शाहबुद्दीन गोरी से होता है। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास के जाने के बाद मल्लिका को आर्थिक सहारा कौन देता है? आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? ये नाटक है, और किसका है? ये नाटक है मोहन राकेश का। उसमें कालिदास के जाने के बाद मल्लिका को आर्थिक सहारा कौन देता है? मातुल, विलोम, दंतुल या निक्षेप? तो आप देखेंगे कि यहाँ जो सहारा देता है वो विलोम देता है। कौन देता है? विलोम देता है। राही कहानी का मूल संदेश क्या है? राही कहानी की बात अभी भी आई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। इसका मूल संदेश क्या है? जेल सुधार, गरीबी और भूख की व्यवस्था, देशभक्ति या स्त्री विमर्श। तो आप देखेंगे राही कहानी में अभी मैंने बताया था कि गरीब और भूख के कारण में अनाज चुरा लेती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गरीबी और भूख की विवशता। परिंदे कहानी में ह्यूबर्ट किस वाद्य यंत्र को बजाता है? यहाँ पूछा है जो परिंदे कहानी है उसमें एक महत्वपूर्ण पात्र आपको लतिका पता चला था, दूसरा पात्र वहां यहाँ ह्यूबर्ट से प्रश्न है। वह एक वाद्य यंत्र बजाता है, तो वह वाद्य यंत्र कौन सा है? वायलिन, पियानो, गिटार या हारमोनियम? तो ह्यूबर्ट किसे बजाता है? ह्यूबर्ट पियानो को बजाता है, ना कि वायलिन को। किसको बजाता है? पियानो को बजाता है। तमस उपन्यास में नत्थु से सुअर किसने मरवाया था? तमस उपन्यास जो भारत विभाजन त्रासदी का वर्णन है, उसमें सांप्रदायिकता का वर्णन है। तो जिस सांप्रदायिकता को उसमें दिखाया गया, उस सांप्रदायिकता में सुअर को मारकर डालने के कारण विवाद बढ़ जाता है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। तो वहां पर कौन मारता है? नत्थु मारता है सुअर को, और कौन गिरवाता है? अब बात यह है कि तमस किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का, 1973। ठीक है, तो भीष्म साहनी के उपन्यास उपन्यास में नत्थु से सुअर किसने मरवाया था? रिचर्ड, मुराद अली, हयात बख्श या बख्शी जी?
मुराद अली ने मरवाया था। और रिचर्ड की पत्नी जब कहती है कि ये जो दंगे हो रहे हैं आप कुछ करते क्यों नहीं, तो रिचर्ड का वहां कह देता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनका एक बहुत प्रिय कथन है, उस पर बात करेंगे अगली क्लास में। ये हमारी आज की प्रश्नावली थी, ठीक है। अगली जो हमारी प्रश्नावली रहेगी कल हम उसे लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। पढ़ाई करते रहिए, प्रश्नावली हल करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं, सभी को नमस्कार।